मेरे लिए सही बैंक कौन सा इंटरनेशनली, वो मैं कैसे डिसाइड करूँ? स्टार्टअप से लेके मिड साइज आईटी कंपनी लेके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके कंप्लाइंस, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग हैं। दो प्राइमरी रीजन के लिए इंडियन कंपनी ग्लोबल जाना चाहती है। क्या मुझे हर कंट्री में अलग अलग अपनी टैक्स की टीम और टैक्स कंसल्टेंट की टीम रखनी पड़ेगी? क्या आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं? क्या आप इंडियन बिजनेस ओनर हैं? तो इस पॉडकास्ट के अंदर आपको 3 चीज़ों के बारे में पता चलने वाला। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं? अगर करने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि वो मैं कैसे करूं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैं किसके साथ करूं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ के लॉज, फंडिंग और बाकी सब चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगा। इन सब सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाला है। एक और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो इससे हमको बहुत हेल्प मिलती है बेहतर गेस्ट को पॉडकास्ट के अंदर लाने में। मिलते हैं पॉडकास्ट के अंदर। जय हिंद। सो हाय अनिल, वेलकम इन शेखर फाइनेंस वाला शो। प्लेजर, थैंक यू फॉर द टाइम। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा हमारी ऑडियंस के लिए आपका क्विक इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। सो प्लीज़। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इट्स डेफिनेटली ऑनर। तो मेरे बारे में मेरा नाम अनिल बिराजदार है। मेरी फर्म का नाम है भीष्मा एडवाइजरी ग्रुप। इंडिया में हमारा ऑफिस बेंगलोर, पुणे एंड हैदराबाद में है। ओवरसीज़ में हमारे ऑफिस सिंगापुर और यूएस में है। एंड लास्ट 10 ईयर्स में हमने ऑलमोस्ट 650 प्लस इंडियन कंपनीज़ को ग्लोबल जा चुके हैं। ग्लोबल इन द सेंस कि इंडियन कंपनी का बाहर की कंट्री में ऑफिस सेटअप करना, कंप्लायंसेस करना, टैक्स फाइलिंग करना, और सबसे अहम बात जो है कि ओवरसीज़ की कंपनी जब प्रॉफिटेबल होती है कि कितना टैक्स इफिशिएंटली हम वो पैसा इंडिया में रिटर्न ला सकते हैं। सो एंटायर 360 डिग्री जो कंपनी मैनेजमेंट का काम है वो भीष्मा एडवाइजरी ग्रुप करती है। स्टार्टअप से लेके मिड साइज आईटी कंपनी लेके लिस्टेड कंपनी तक हमारे क्लाइंट्स हैं। गुड, वेरी गुड। सो आप कुल मिला के इंडिया की कंपनी को ग्लोबल बनाते हैं, लोकल टू ग्लोबल। यस, करेक्ट। सो देखो, हम लोग शुरू करें सर, उसमें सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था इस बारे में। बराबर कि अभी एक क्वेश्चन हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन के दिमाग में है, एसएमई के दिमाग में ये है कि क्यों हम ग्लोबल मार्केट में एंटर करें, व्हाई। सो व्हाट इज़ द रीज़न, या क्या रीज़न है कि उनको इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए, जिनको अभी नहीं गए हैं या जिनका अभी कोई प्लान भी नहीं है, उन लोगों को भी क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल शेखर जी, बहुत अहम सवाल है। एंड आपको ही नहीं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को ये सवाल आता है कि सही में मैं बाहर जाऊं, और जाऊं तो क्यों जाऊं, और सही में जाने का ज़रूरत है क्या, कि इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमी है, बाहर सही में कुछ लॉजिक बनता है क्या। तो इसके 2 अहम हिस्से हैं कि पहले तो क्यों जाना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 2 प्राइमरी रीज़न के लिए इंडियन कंपनी ग्लोबल जाना चाहती है। एक रीज़न है सोर्सिंग द बिजनेस। सोर्सिंग द बिजनेस इन द सेंस, अगर कोई कंपनी पूना में बैठ के उनको यूएस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट को बिड भी करती है तो वो प्रोजेक्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है इज़ नॉट इवन 20%, क्योंकि इस कंपनी का लीगल प्रेजेंस नहीं है, इस कंपनी का टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं है, एंड इस कंपनी का कुछ बैकग्राउंड नहीं है वो लोकल कंट्री में। बट अगर यही कंपनी अगर वहाँ पे अपना कोई लोकल प्रेजेंस बनाती है, नॉट नेसेसरी कि जैसा आपके जैसा यहाँ पे ऑफिस हो, लोग हो, ओनली लीगल प्रेजेंस, लीगली कंपनी इज प्रेजेंट, कंपनी हैज़ अ टैक्स आईडी ओवर देयर एंड कंपनी इज डूइंग ऑल द कंप्लायंसेस, अगर वो करते हैं तो उनको वही प्रोजेक्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है इज मोर देन 80%। उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न है कि एक आपके जो कस्टमर है वहाँ के, दे कैन ईजिली लोकेट यू, क्योंकि जो आपका और उनका एग्रीमेंट हो जाएगा, प्राइसिंग हो जाएगा, वो जो बैंक आपको पे करेंगे वो भी लोकल करेंसी में पे करेंगे, और इन केस खुदा ना खास्ता कुछ ये हो गया, डिस्क्रिपेंसीज आ गई एग्रीमेंट में, तो लॉ ऑफ लैंड विल बी द लोकल, दैट विल बी यूएस। सो मेन रीज़न, जो कस्टमर जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सोचते हैं कि आप लोकल प्रेजेंस बनाइए, उनको भी मालूम है कि जो लोकल कंपनी रहेगी यूएस में दैट विल बी जस्ट टू सोर्स द बिजनेस, बट एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन हैपन है वो तो इंडिया से ही हो जाएगा। एंड दैट इज नॉट द केस विद ओनली द स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज। अगर आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स भी देखोगे, सो दे हैव प्रेजेंस इन 30 कंट्रीज, 40 कंट्रीज, 50 कंट्रीज। ऐसा नहीं कि हर कंट्री में 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग बैठ रहे हैं। कुछ कंट्री में तो 5 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, पहले 2-3 साल तक कोई भी नहीं रहता है। क्या बात कर रहे हैं? तो बस दैट एंटिटी इज जस्ट टू सोर्स द बिजनेस। तो ये मेन रीजन हो गया कि व्हाई दिस इंडियन कंपनी शुड थिंक टू गो ग्लोबल, दैट इज वन। That is possible without even a single employee, you can establish a company outside? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस
की ज़रूरत नहीं है, ओनली विद द रजिस्टर एड्रेस। जैसे मुंबई में, पुणे में देखा होगा, वी वर्क बोल के एक बहुत बड़ा कोवर्किंग स्पेस है, सो दे रेंडर देयर एड्रेस। जिधर आपको खुद का ऑफिस लेने के टाइम जिधर $1000 पे करना पड़ता है, तो वेयर दोज पीपल विल प्रोवाइड आपको एड्रेस $100 पर मंथ में। क्या बात है? एंड दैट इज ऑफिशियली लीगल, दैट बैंक कैन सेंड ऑल द कम्युनिकेशन ऑन दैट एड्रेस। आपके जो लोकल एग्रीमेंट्स आते हैं वो भी उस एड्रेस पे आ सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो आपके फिजिकल ऑफिस में हो सकता है वो कोवर्किंग स्पेस में हो सकता है। इट मीन्स इट्स अ सिंपल सी बोलूँ तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लीगल भी है। बिल्कुल। सो बिस्मा एडवाइजरी विल सजेस्ट जो भी आपको लीगली परमिसेबल है एंड विच एवर अंडर द एम्बिट ऑफ लोकल लॉ, वही हम सजेस्ट करेंगे। ये एक हो गया मेन रीज़न शेखर जी। दूसरा मेन रीज़न होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंडियन कंपनी के ऊपर फंडिंग आती है वो बाहर से आती है, सिंगापुर कंपनी से आती है, यूएस कंपनी से आती है। तो जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो है, सो दे आर बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर, दे आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस। सो अगर इंडियन कंपनी को फंड भी रेज करना है तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एफडीआई जिसको हम बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो वो सिंगापुर से आती है, मॉरिशस से आती है, यूएस से आती है। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि एज दे आर वेरी कंपेटेबल विथ लोकल लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, टैक्सेशन, तो वो क्या बोलते हैं इंडियन कंपनी को, ओके वी लाइक योर आइडिया, हमको बहुत इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, बट हम तभी करेंगे जब आपका ओवरसीज में प्रेजेंस हो जाएगा। तो उसमें अहम बात क्या है कि उनको एग्जिट रूट बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में आके इन्वेस्ट करता है तो उनको 360 डिग्री का पूरा इंडियन टैक्सेशन, इंडियन कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट अगर वही इन्वेस्टमेंट अगर वो सिंगापुर कंपनी पे करते हैं, यूएस कंपनी पे करते हैं, तो उनका जो काम है 50-70% लेस हो जाता है। सो दैट इज अनदर रीजन इंडियन कंपनी शुड गो ग्लोबल इफ दे वांट टू रेज द फंड। सो ये दो अहम चीज़ें हैं। वी ऑलवेज इंडियन क्लाइंट को एनकरेज करते हैं कि अगर आपको ओवरसीज एक्सपांड करना है तो ये दो चीज़ों के बारे में फर्स्टली आपको सोचना है। वाह, जो आपने वाई बताया वो तो बड़ा कंपेलिंग लग रहा है मुझे, कि मुझे भी लग रहा है अब एक ऑफिस कहीं ना कहीं आपसे बात करनी पड़ेगी आउट ऑफ इंडिया चालू करने के लिए, बिकॉज लिटरली दे आर वेरी कंपेलिंग रीजंस। वन मोर थिंग, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स का एक सवाल आता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट्स में बोरोइंग बहुत चीप है, यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ बैंक्स के बहुत कम है, तो क्या इस तरह कंपनी सेटअप करके दे कैन बोरो ऑल्सो? दैट इज फिजिबल, बट वो पहले दिन से नहीं होता है। ओके। जैसे कि अगर कोई भी ओवरसीज में कंपनी सेटअप करता है तो सेटअप करने के बाद जनरली आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए 2 मंथ लगते हैं। तो 2 मंथ के बाद देन यू विल स्टार्ट ट्रांजेक्टिंग इनटू द बैंक। तो बैंक पूरा देखती है कि लास्ट 6 मंथ में, 8 मंथ में, 1 साल में आपका कितना टर्नओवर है। उसके बेसिस पे देन बैंक विल गिव यू द क्रेडिट लाइन। अनलेस ऐसा हो कि आपने इंडियन कंपनी का सब्सिडरी सिंगापुर में सेटअप किया है, इंडियन कंपनी इज वेरी स्ट्रांग ऑन देयर बैलेंस शीट, तो उस बेसिस पे आपका इंडिया का भी बैंक वही है, सिंगापुर का भी बैंक वही है। तो इंडियन एसेट को आप कोलैटरल देके यू कैन रेज मनी इन सिंगापुर। बट पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, बट वो तो वेरी सेलेक्टिव केसेस में होता है। बट अगर कोई मिड साइज कंपनी है तो उनको वी ऑलवेज टेल क्लाइंट डोंट गेट इनटू द फंड रेज फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ और क्रेडिट लाइंस। सो बैंक विल ऑब्जर्व यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, यू आर पेइंग टैक्सेस, यू आर डूइंग द कंप्लायंसेस, आपके हाथ में बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है विच यू कैन शेयर विद द बैंक, एंड इफ द बैंक गेट द कॉन्फिडेंस देन दे इमीडिएटली स्टार्ट विद द गिविंग द क्रेडिट लाइन्स। ग्लोबली सबसे सस्ता लेंडिंग किस कंट्री में है? So we have seen in UAE, we have seen quite a few European countries, but again वो lending में भी बहुत डिस्काउंटिंग होता है। अगर आप ज़्यादा ये कर रहे हो, रेज कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपका आइडिया ब्रिलियंट है, एट द सेम टाइम आपकी बुक बहुत अच्छी है, बाकी कंट्री में यू आर डूइंग फिनोमिनली वेल, तो उस बेसिस पे भी दैट रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट विल बी एप्लीकेबल। क्या रेंज चल रहा होगा अभी 2025 की बात करें तब? It starts with 2.5-3% generally, and it goes till up. There is, as you know, there is no upper limit, but within 3 to 10% के बीच में हमने देखा है। वाओ, ग्रेट, 2.5% पे लोन, अमेजिंग। एनी हाउ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है मेरे ऑडियंस की तरफ से, दैट इज व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एंड फेमस कंट्रीज जहाँ पर लोग इस्टेब्लिश करते हैं और ऐसा क्यों है? बिल्कुल। तो जहाँ तक हमने देखा है, स्पेशली फ्रॉम द इंडिया पर्सपेक्टिव, एज हम दोनों एज इंडियन कस्टमर की तरफ से बात कर रहे हैं, तो मेजरली जो फेवरेबल कंट्री है इंडिया की तरफ से वो है सिंगापुर, दूसरा है यूएस। ओके। हाँ, तो वो क्यों है? अगर आप वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स देखोगे तो सिंगापुर ऑलवेज कम्स इनटू द फर्स्ट 3। ओके। सिंस लास्ट 5-7 ईयर्स का आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, सिंगापुर हैज़ नेवर ड्रॉप्ड बिलो 5।
क्यों? बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। सेकंड, जो उनका टैक्सेशन सिस्टम है इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो बोलेगी कि अगर 17% टैक्स है वो 17% ही टैक्स है। दूसरा, हमारा तो ऑलमोस्ट 150 प्लस कंपनी का पोर्टफोलियो है सिंगापुर, तो पिछले 10 साल में हमने देखा ओनली 2 क्लाइंट्स रिसीव द नोटिस फ्रॉम द IRS। जहाँ पे हमका टैक्स डिपार्टमेंट रहता है वैसे ही सिंगापुर में उसको IRS बोलते हैं, जैसे मोर और लेस सेम लाइक US। तो 3-4 चीज़ें हैं। वन इज वेरी लेस कंप्लायंसेस, सेकंड इजी टू सेटअप द बिजनेस। सबसे अहम बात आती है शेखर जी, मेजर क्लाइंट्स व्हेन दे आर गोइंग ओवरसीज दे ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ इजी इज द क्लोजर ऑफ द कंपनी, अगर नहीं चला तो। करेक्ट। एंड एज यू नो, बहुत सारे कंट्रीज में शुरू करने से भी 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट प्रोसेस है वो क्लोजर का। करेक्ट। बट अगर वो सिंगापुर में और US में आप देखोगे तो क्लोजर इज एज स्मूथ एज स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी। ओके। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है दो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में बिजनेस सेटअप करने के लिए। दूसरा, US मेजॉरिटी क्लाइंट जाते हैं क्योंकि स्टिल वट एवर इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, बट स्टिल US जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है IT कंपनीज के लिए। तो IT कंपनी, ऐसा हार्डली कोई IT कंपनी होगा विच दे उनको लगता होगा कि फ्यूचर में हमारे पास US का क्लाइंट नहीं है या अभी US का क्लाइंट नहीं है, आज ना कल उनको तो US का क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो वी ऑलवेज एनकरेज कि अगर कोई IT कंपनी है, अगर उनको पहली जगह किधर जाना है तो दैट शुड बी द US। मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज? ट्रेडर्स के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अगर सिंगापुर, US और दुबई का हम देखोगे तो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट है दुबई, सो दुबई का 2-3 एडवांटेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स जोग्राफिकली वेरी वेल लोकेटेड। आप अगर यूरोप का देखोगे इट्स जस्ट 3 आवर्स का फ्लाइट लगेगा मैक्सिमम, विच एवर कंट्री यू वांट टू गो फ्रॉम दुबई। एशिया का भी देखोगे एज गुड एज दैट, अफ्रीका का भी देखोगे एज गुड एज दैट। सो फर्स्ट, दे आर वेरी वेल जोग्राफिकली लोकेटेड, तो उसका बेनिफिट लेते हुए एंड UAE इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री। आपने देखा होगा जितना भी मिडिल ईस्ट में होता होगा, बर्निंग सीरिया हो, लीबिया हो, विच एवर कंट्री, एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, UAE इज द मोस्ट पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री, क्योंकि दे आर पॉलिटिकली एटलीस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल। एंड एट दिस अदर साइड दे आर वेरी गुड रिलेशंस विथ इंडिया, US, चाइना, ऑल द बिग इकोनॉमीज। तीसरा, दे केम अप विद द कंसेप्ट जो हमारे में इंडिया में SEZ का कंसेप्ट है, जो इसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसा उनका रूल है कि अगर कोई कंपनी स्पेशल, इंडिया में जैसा रूल है कि कोई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करती है एंड इफ दे आर डूइंग द एक्सपोर्ट सर्विसेज, सो जनरली दे डजंट कम अंडर द टैक्स गैम्बिट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स लॉ। तो UAE में ऐसा है, फ्री ट्रेड जोन बोलते हैं उसको। तो उनका ये है कि आप फ्री ट्रेड जोन में आइए, यू डू द बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब, तो उसमें 2-3 एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। एक तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, दो UAE स्टार्टेड द टैक्सेशन 2 years बैक, स्टिल द फ्री ट्रेड जोन कंपनीज आर नॉट अंडर द टैक्स गैम्बिट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स अनलेस दे क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, दैट इज वन। सेकंड बड़ा एडवांटेज फ्री ट्रेड जोन का ये हो जाता है कि ईच एंड एवरी कंपनी गेट द रेसिडेंसी इन द सेंस, अगर आपने और हमने कंपनी सेटअप किया दुबई में तो बाय डिफॉल्ट हमको दुबई का वीज़ा मिलता है एज ए इन्वेस्टर, एज अ मैनेजर। ऐसा रूल हार्डली किसी कंट्री में है, बाकी आपको वो तो बाकी कंट्री में भी मिलेगा, बट द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट। UAE में आपने कंपनी फॉर्म किया, नेक्स्ट डे यू कैन अप्लाई फॉर द UAE वीज़ा एंड यू कैन नॉट ओनली आप खुद जाके रह सकते हो, इवन आपके जो डिपेंडेंट है, आपकी मिसेस हो गई, बिलो 18 ईयर के किड्स हो गए, एवरीवन यू कैन टेक अलॉन्ग विद देम। जस्ट यू नीड टू फॉलो द लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी अपना इंश्योरेंस है, मिनिमम सैलरी पे है। सो ये सारी एडवांटेजेस है। सो उसी की वजह से UAE जो है इट एमर्ज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब। वाह 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 वाह। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि एक आपने जो बात बोली कि UAE इतना फेवरेबल है क्योंकि उसके टैक्स लॉस फेवरेबल है, Yes. है ना, गवर्नमेंट स्टेबल है। सेम आपने बात सिंगापुर के बारे में बात करी। तो इंडिया के साथ जिन कंट्रीज़ के रिलेशन है ये तो आपने बताया, बट इंडिया के रिलेशन किन कंट्रीज़ के साथ अच्छे नहीं हैं, जहां अवॉइड करना चाहिए, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? वैसा तो थोड़ा मुश्किल होगा बताना किस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो जनरली इंडिया के जो है मेजरली वी हैव सीन लास्ट 10-15 ईयर्स ड्रामेटिक शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मेजॉरिटी कंट्री के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस है इंडिया के। बट हम जो हमारी तरफ से कोई आता है, अगर कोई क्लाइंट और बोलता है इस कंट्री में मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो जनरली वी सजेस्ट टू अवॉइड जिन जिन कंट्री के ऊपर जो UN यूनाइटेड नेशन का जो एम्बार्गो है उन कंट्री में नहीं जाना चाहिए।
जैसा कि हो गया साउथ सूडान, माली, टिल ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ के पहले सीरिया, लीबिया, जिधर कंप्लीटली पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जिधर कैपिटल जो आप डालते हैं उसका इवन नॉट यू कैन नॉट पुल बैक इवन 10% अगर पॉलिटिकल कुछ क्राइसिस हो जाता है. सो वी ऑलवेज एनकरेज क्लाइंट टू बी केयरफुल टू गो दैट कंट्री. ओके. एक चीज़ और सर इम्पोर्टेंट, अभी कई लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है, इवन तो मेरे दिमाग में भी है ये सवाल, कि हम फुल थ्रॉटल में अपनी कंपनी को लॉन्च करें या पार्शियल एक छोटी सी एंटिटी बिल्डअप करके काम शुरू करें. ये तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि बहुत बार, दिस इज़ वेरी कॉमन एंड ब्रिलियंट क्वेश्चन शेखर जी, वो चिकन और एग जैसा सिचुएशन है. तो बहुत बार क्लाइंट को लगता है कि मैं पहले कंपनी सेटअप करूं एंड देन आई शुड सर्च फॉर द बिजनेस, या मेरे को बिजनेस आने के बाद ही मैं वहां पे चला जाऊं. करेक्ट. तो दोनों का भी कुछ परफेक्ट आंसर ऐसा कुछ नहीं है. बट अगर हमको कोई पूछता है, सो यू सजेस्ट अस, तो हम बोलते हैं कि इनिशियली अगर आपको यूएस में कंपनी सेटअप करना है या सिंगापुर में कंपनी सेटअप करना है, तो फर्स्ट यू ट्रैवल टू द कंट्री. आप ट्रैवल करें, लोगों को मिले, प्रोबेबिलिटी देखें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने का, नए असाइनमेंट मिलने का, देन यू गिव अ थॉट. ओके. दैट इज वन वे टू लुक एट इट. बट बहुत सारा ऐसा होता है कि जो क्लाइंट जिसके साथ काम करते हैं, आप एनी हाउ एशिया में आप सेल्स फोर्स के साथ काम कर रहे हैं, गूगल के साथ काम कर रहे हैं, फेसबुक के साथ काम कर रहे हैं. Correct. तो आपको इधर काम कर रहे हैं, मतलब आपका यही रिप्लिक आपको लैटिन अमेरिका में रिप्लिकेट करना है. करेक्ट. तो अगर सेल्स फोर्स का या फेसबुक का कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है साओ paulo में, तो यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस. बट वही अगर फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो, तो वी ऑलवेज थिंक कि बी कॉशियस, बिकॉज एक तो क्या रहता है कि ओवरसीज कंपनी सेटअप इज प्रिटी एक्सपेंसिव अफेयर. दूसरा, क्लोजर इज मोर एक्सपेंसिव. जैसे हमारा इनिशियली बात हो गया था कि क्लोजर इज बिट कम्बरसम प्रोसेस, तो उधर दे हैव टू केयरफुल. और बहुत बार क्या हो जाता है कि एक बार क्लाइंट उससे धक्का खा जाता है कि अरे एक बार ऐसा हो गया, तो फ्यूचर में अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखने के बाद भी दे नेवर वेंचर आउट. ओके. हाँ, तो वी ऑलवेज एनकरेज क्लाइंट कि यू रीच आउट टू आपका जो कॉमन क्लाइंटेल है, यू रीच आउट टू देम एंड सी द प्रोबेबिलिटी. आपका प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, आपका सर्विसेज का इंटरेस्ट है, एंड अगर आपको 20% भी आपको ये है कि आपको लग रहा है कि मेरे को काम मिल सकता है या इस सर्विसेज की या इस प्रोडक्ट की डिमांड है, देन आई थिंक यू शुड जस्ट गो अहेड. गुड. और अदर साइड आपके पास इनफ कैपिटल है एंड यू कैन रन दैट रिस्क ऑफ $5,000-10,000 एंड आपका टर्नओवर मिलियंस में है, तो $5,000 डजंट मेक सेंस. तो दोज पीपल डजंट नीड टू थिंक दैट मच. They should just go ahead, start doing the business, start hiring the people, and definitely that will be rewarded. गुड. सो ये बेसिकली अभी हमने क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये कवर किया. नाउ हम थोड़े से हाउ टूज में बात करते हैं. बिल्कुल. ओके. हाउ टूज में सबसे पहला तो एक कंपनी सेटअप करने के लिए अब्रॉड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है. डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत स्टैंडर्ड है. आई वुड से मोस्टली इट्स यूनिवर्सल. जैसा अगर इंडिविजुअली आप और मैं सिंगापुर में कंपनी सेटअप करना चाहते हैं दोनों मिलके, तो स्टैंडर्ड अपना पासपोर्ट हो गया. पासपोर्ट इज द ओनली एक्नॉलेज डॉक्यूमेंट अक्रॉस द ग्लोब. एक पासपोर्ट हो गया. दूसरा एड्रेस प्रूफ लगता है. एड्रेस प्रूफ टू जस्ट टू सी वेयर द एग्जैक्ट द क्लाइंट इज लोकेटेड. दैट इज फ्रॉम द अथॉरिटी पर्सपेक्टिव. तो एड्रेस प्रूफ में बहुत बार आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, विच इज़ नॉट ओल्डर देन 3 months, वो चलता है. तीसरा आपका सीवी इन द सेंस आपका प्रोफाइल. जैसा मेरा सपोज इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है एंड आई एम ट्राइंग टू सेटअप सम मेडिकल कंपनी, तो बैंक वी रियली वांट टू नो कि लॉजिक क्या है. सही में वो जेन्युइन है, सिंगापुर आना चाहता है, सही में दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी, पे द टैक्सेस, या जस्ट दे वांट टू डू वन ट्रांजेक्शन एंड क्लोज द कंपनी. तो इन केसेस में बैंक्स आर वेरी रिलक्टेंट टू ओपन द बैंक अकाउंट्स. सो जनरली वी ऑलवेज एनकरेज क्लाइंट कि आप जो बिजनेस के लिए वहाँ पे जा रहे हैं एंड आपका एजुकेशन हो, अगर एजुकेशन नहीं तो कम से कम आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, इट शुड बी इन द सिंक, तभी आपका सब प्रोसेस स्मूथ हो जाता है. फ्यूचर में वही चीज़ जैसे सिंगापुर में इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर. अगर आप सिंगापुर बाद में मूव करना चाहते हैं, तो इवन द मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर आल्सो लुक इनटू इट कि शेखर जी सिंगापुर आना चाहते हैं, बट सही में आके वो वही कंपनी का काम करना चाहते हैं या ही वांट टू डू समथिंग एल्स बिकॉज ही हैज फंड्स, he just want to stay in Singapore. तो जो local economies है, they always want to encourage the real talent, real companies who will contribute to the economy in terms of taxes, in terms of creating the employment, and in terms of giving back something to the society. So ये 3-4 चीज़ें बहुत अहम है.
ओके ओके ओके। वन मोर थिंग, इसमें एक चीज़ और बताइएगा कि एक दिमाग में क्वेश्चन घूमता है कि यार हमको वहाँ लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, कई कंट्रीज़ में ऐसा रूल है, इज़ दैट ट्रू? बराबर। तो बहुत सारे कंट्री में रूल है, वो बहुत सारे कंट्री में नहीं भी है। तो बट जिन जिन कंट्री में वो रूल है उधर कंपनी सेटअप एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसा कि आप सिंगापुर में आपको कंपनी सेटअप करना है तो वहाँ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए एंड देयर इज अ सिमिलर रूल इन इंडिया आल्सो। अगर फॉरेन का कंपनी भी इंडिया में आना चाहती है तो इंडियन का रूल है कि एक लोकल रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। बहुत बार क्या हो जाता है कि लोग कंपनी तो सेटअप कर लेते हैं बट फॉर सम रीजन अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ दे डोंट क्लोज द कंपनी प्रॉपरली, दे विल जस्ट लीव दैट कंपनी एज इट इज। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो सिस्टम के ऊपर लोड आता है। तो उनको ट्रेसेबल आदमी कोई नहीं रहता है क्योंकि नो बडी स्टेइंग देयर, ऑल आर नॉन रेसिडेंट। तो फिर ये रूल हमको ऐसा लगता है कि इस वजह से वो रूल आया कि अगर एवरीवन अगर वो रनावी भी हो गया तो एटलीस्ट दे नीड टू हैव वन पर्सन हुम दे कैन गेट होल्ड। कोई बिना टैक्स पे किए चला गया, कोई बिना पीएफ पे किए बिना चला गया, सो दे नीड टू नो सम पर्सन विच मेक देम अकाउंटेबल कि भाई आपको तो क्लोज करना ही करना है। बट बहुत सारी कंट्री है जैसा यूएस में नहीं लगता है आपको ना, यू डोंट नीड अ रेसिडेंट डायरेक्टर, यू डोंट नीड अ रेसिडेंट शेयर होल्डर, कुछ नहीं लगता है। ओके इसके अलावा और भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है लोकलाइज कंट्री वाइज अलग अलग जो कि बड़ी स्पेसिफिक हो? तो मैं सिंगापुर का एग्जांपल लेता हूं, जैसा कंपनी सेक्रेटरी का। तो जैसा इंडिया में देखेंगे काफ़ी कंट्री में कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी रहता है कंपनीज के लिए। बट अगर आप इंडिया का बात देखेंगे तो जनरली एक सर्टन थ्रेशोल्ड के बाद चालू होता है कि मिनिमम आपकी कंपनी का टर्नओवर अगर 5 करोड़ है देन ओनली आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। करेक्ट। बट सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में ईच एंड एवरी कंपनी पहले दिन से ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपको कंपनी सेक्रेटरी का। आपकी कंपनी एक दिन बिना रेसिडेंट डायरेक्टर के रह सकती है बट एक दिन भी आपकी कंपनी बिना कंपनी सेक्रेटरी के नहीं रह सकती है। अगर सपोज किसी रीजन की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया कंपनी सेक्रेटरी, तो मुझे रिजाइन करने से पहले मेरे को दूसरा कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, तभी वो सिस्टम में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। सो दैट इज वन ऑफ द रूल वी हैव सीन। तो अपने लिए सही मतलब मेरे लिए सही बैंक कौन सा इंटरनेशनली, वो मैं कैसे डिसाइड करूं? तो हम क्या रिकमेंड करते हैं, अगर आपका इंडिया में कंपनी है एंड इंडियन कंपनी का अगर सब्सिडरी आपका सिंगापुर में है या यूएस में है, तो बहुत बार आसान क्या हो जाता है कि अगर आप इंडिया में किसी इंटरनेशनल बैंक के साथ बैंक कर रहे हैं, सपोज जस्ट गिविंग एग्जांपल एचएसबीसी के साथ, तो मेजरली एचएसबीसी इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी इंटरनेशनल मार्केट। तो उधर भी अगर आपको एक ग्लोबल रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है दे विल अटेंड। दूसरा क्या हो जाता है कि एक ही इंटरनेट बैंकिंग में आपको दोनों ट्रांजेक्शन दिखते हैं, दोनों के। तीसरा, उसी बैंक के साथ आप बैंक कर रहे हो तो आपका जो एफएक्स का रेट है वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो बहुत बार अगर 2-3 बैंक ट्रांसफर होकर अगर पैसे आप यूएस से आप इंडियन कंपनी में आ रहे हैं तो उसको 2 दिन 3 दिन भी लगते हैं, बिकॉज देयर इज अ करस्पॉन्डेंट बैंक बिटवीन इंडिया एंड यूएस। बट अगर एचएसबीसी टू एचएसबीसी है, इट्स ऑलमोस्ट द मनी गेट क्रेडिटेड इन द 24 आवर्स। सो चूज अ बैंक विच हैज प्रेजेंस इन बोथ कंट्रीज। अगर नहीं है तो देन यू हैव टू मैनेज विद जो भी आपको मिल रहा है उससे। इसमें एक चीज़ और बताइएगा सर, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके कंप्लाइंस क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ से डिजिटली ऑपरेट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। जनरली इंटरनेशनल बैंक का एक थ्रेशोल्ड रहता है कि अगर ट्रांजेक्शन $10,000 के ऊपर हो गया, $25,000 के ऊपर हो गया, तो दे जस्ट आस्क सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर जैसा हमारी केस में हम बिस्मा एडवाइजरी सिंगापुर से बिस्मा एडवाइजरी यूएस को मनी भेज रहे हैं, 10,000 तक 25,000 तक जनरली वी डोंट हैव सीन एनी चैलेंजेस। बट अगर उसके ऊपर चला जाता है तो बैंक विल आस्क की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली द बैंक विच सेंडिंग द मनी बट समटाइम्स द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द बैंक विच इज रिसीविंग द मनी। क्योंकि हर कंट्री के जो बैंक है उनको अपने अपने सेंट्रल बैंक्स के दिए हुए नियम है, उनके हिसाब से वो ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करते हैं। तो अगर वो मांगते हैं तो आपको इनवॉइस देना पड़ेगा, वो मांगते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, और वो मांगते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि हम लोग जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो ये तो हमने बात करी व्हाट, व्हाई एंड हाउ की। बराबर। अभी एक चीज़ मुझे जानना है कि व्हाट इफ एंड व्हाट नाउ, है ना? कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हमने सोचे नहीं है बट घट गए हैं। ओके। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन। ओके। तो अब मैं सिंगापुर में भी बिजनेस कर रहा हूँ, इंडिया में भी बिजनेस कर रहा हूँ और यूएस में भी बिजनेस कर रहा हूँ। बराबर। तो मुझे टैक्स कहाँ पे करना है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स तो तीनों जगह पे करना है। ओके। हाँ, तो होता क्या है कि
सपोज आई विल जस्ट गिव एग्जांपल, इंडियन कंपनी ने सिंगापुर में कंपनी सेटअप कर दिया, सिंगापुर कंपनी ने यूएस में सेटअप कर दिया, तो यूएस का जो प्रॉफिट है, अगर सपोज यूएस कंपनी ने $1,000 बना दिया एंड $1,000 के ऊपर आपको 21% टैक्स लगता है यूएस में। बट ऐसा नहीं कि $1,000 यूएस कंपनी ने बना दिया, बट जो उसका बैकग्राउंड का जो वर्क है वो सिंगापुर कंपनी ने किया है, तो सिंगापुर कंपनी का मैन पावर यूज हो गया, तो बाय डिफॉल्ट सिंगापुर कंपनी नीड दैट मनी समहाउ। तो इसमें होता क्या है कि सिंगापुर कंपनी विल रेज द इनवॉइस ऑन यूएस कंपनी, जितना सर्विसेज प्रोवाइड किया है $1,000 में उन्होंने 800 का किया है, तो 800 विल बी पुल्ड आउट टू सिंगापुर कंपनी, बट 200 जो बचा है उसके ऊपर फिर आपको यूएस कंपनी में टैक्स देना पड़ेगा 21%। लाइकवाइज इन सिंगापुर, अगर सिंगापुर कंपनी अपनी खुद के प्रोजेक्ट है तो सिंगापुर कंपनी कैन एक्ट एज अ होल्डिंग कंपनी प्लस ऑपरेटिंग कंपनी, बट सिंगापुर कंपनी के पीछे इंडियन कंपनी है, जिधर मेजर मैनेजमेंट बैठता है, जिधर मेजर मैन पावर बैठता है, एंड एंड ऑफ द डे कॉस्ट सेंटर इज इंडियन कंपनी। तो उससे क्या हो जाएगा, इंडियन कंपनी जो सर्विसेज सिंगापुर कंपनी को पे किए हैं, तो इंडियन कंपनी विल रेज बिल ऑन सिंगापुर कंपनी। तो जो $800 में से जो $600 अगर इंडियन कंपनी ने बिल किया यूएस कंपनी को, तो $600 विल कम टू इंडियन कंपनी। जो सिंगापुर कंपनी विल पे टैक्सेस ऑन द $200 वट एवर देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्सेशन एंड प्रॉफिट। सो लाइकवाइज इंडिया आने के बाद फिर इंडिया के रूल के हिसाब से पूरा ग्रुप एंटिटी है तो कंसोलिडेशन हो जाएगा, एंड ऑफ द डे जो भी है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। मतलब जो लास्ट में रेवेन्यू यहाँ पहुंचा है उसी पर टैक्स लगेगा, मुझे पूरे $1,000 पर तो नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी क्लियर। जहाँ तक हमें समझ में आता है, जो पैसा आप इंडिया लाते हो उसके ऊपर ही टैक्स होता है, और बहुत बार आपने वो $800 में से जो $600 था वो आपने लाया ही नहीं इंडिया को, तो इंडियन टैक्स अथॉरिटी का नियम है कि आप नहीं लाते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, बट इट्स मैंडेटरी है कि आप डिक्लेयर करें कि आपका ओवरसीज में कंपनी है, आप पूरा कंप्लायंसेस करें इंडियन एंटिटी के लेवल के ऊपर। ओके और ये सब करने के लिए क्या मुझे हर कंट्री में अलग अलग अपनी टैक्स की टीम और टैक्स कंसल्टेंट की टीम रखनी पड़ेगी? तो जनरली हर कंट्री में ना लगे, इसीलिए तो कंपनी लाइक भीष्मा एडवाइजरी विच असिस्ट समथिंग कॉल्ड एज अ ग्लोबल सब्सिडरी गवर्नेंस। तो ग्लोबल सब्सिडरी गवर्नेंस क्या है कि आपका ग्रुप इंडिया में बैठा है, आपके 20-30 कंट्री में आपके कंपनीज है, तो इंडिया में बैठ के तो आपका इंडिया का में हो सकता है आपका बहुत बड़ा फाइनेंस का टीम है 20 लोगों का, 40 लोगों का, बट वो फिजिबल नहीं होता है कि जर्मनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सपोज यूएस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ब्राजील में क्या चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट वही काम भीष्मा एडवाइजरी का है कि कॉन्स्टेंटली हम मॉनिटर करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस आ रहे हैं, टैक्सेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली डेटा सिक्योरिटी में जो बहुत पिछले 5 साल से GDPR बोल के जो यूरोप में आ गया, इवन लॉट ऑफ इंडिया में भी अभी वो डेटा प्राइवेसी का बिल आ गया। तो ये सारे कंप्लायंसेस के ऊपर वी कीप अपडेटिंग क्लाइंट, ईच कंट्री का डेडलाइन अलग रहता है। जैसा इंडिया में 31 मार्च है, सिंगापुर में यू कैन चूज योर फाइनेंशियल ईयर एंड, यूएस में तो बाय डिफॉल्ट 31 दिसंबर आ जाता है कि अनलेस यू चूज 31 मार्च एज योर टैक्स फाइलिंग डेडलाइन। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ही क्लाइंट को अपडेट करना, एंटिटी को गुड स्टैंडिंग में रखना, टाइमली कंप्लायंसेस करना, तो ये सारा भीष्मा एडवाइजरी करता है। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि कुछ ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते, जैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, टैक्सेशन रेगुलेशंस में चेंज है, या कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इस तरह की किसी सिचुएशन में फंस गया है, उसकी कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो जनरली वी ऑलवेज एनकरेज क्लाइंट कि अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया तो जनरली वेट एंड वॉच इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। पहले तो जैसा इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज नोटिफाई किधर भी डेंजर आता है तो यू फर्स्ट लीव द कंट्री, सो लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो उसके बाद वी ऑलवेज एनकरेज क्लाइंट कि फाइनेंशियली आप हाउ स्ट्रांग यू आर इन दैट कंट्री। तो पॉसिबल है जो भी आपका फॉरेक्स रिजर्व है, यू ट्राई टू पुल आउट दैट एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज जैसा आपको मालूम कि जैसे जैसा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ता है द बैंक नॉर्म्स बिकम स्ट्रिंजेंट एंड पीपल कैन नॉट पुल आउट द मनी। तो वो तो लार्जली हमने देखा है। तो जनरली यू फर्स्ट पुल आउट योर एम्प्लॉइज, सेकंड फाइनेंशियली यू जो भी है आप यू ट्राई टू डिस्पोज योर लाइबिलिटीज, जो टैक्सेशन का अमाउंट हो गया, लोकल PF हो गया, सैलरीज हो गया, एंड देन यू पुल आउट द मेजर चंक ऑफ योर मनी to safe place like either it's India, either it's Singapore or whichever country you feel it's a more stable. And उसके बाद then 1 साल के बाद 18 months के बाद you see how the situation either it's became better, it became worse. But we always encourage client कि politically situation कुछ भी हो, you keep doing your compliances, never get into non-compliances, because we always believe कि
डूइंग कंप्लायंसेस ऑन टाइम इज ऑलवेज मच चीपर दैन डूइंग द नॉन कंप्लायंसेस. तो अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर देम, इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लोज द कंपनी एंड फ्यूचर में 2 साल बाद 4 साल बाद व्हेन द सिचुएशन गेट्स बिकम बेटर दे कैन ऑलवेज एंटर टू द कंट्री. सिचुएशन मान लीजिए पॉलिटिकल नहीं है, सिचुएशन टेक्निकल है. फॉर एग्जांपल टैरिफ, ओके, फॉर एग्जांपल कोई टैक्सेशन चेंज है या कोई लॉ चेंज है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में तो जनरली वही हम बोलते हैं कि दिस इज समथिंग बियॉन्ड द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट्स, उनके कंट्रोल के बाहर है. तो यू शुड जस्ट कीप ऑब्जर्विंग एंड उसके बाद आपको देखना चाहिए कि वेदर लॉजिकली आपको ये सेंस बनता है या नहीं. जैसे आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस हमेशा बढ़ते रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा बढ़ते रहते हैं, बट दैट इज नॉट द रीजन इज नॉट डूइंग द बिजनेस. बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जैसा आप देखोगे कि अफ्रीका में, सो दीज डेज लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर गोइंग टू अफ्रीका. केनिया हो गया, घाना हो गया, रुवांडा हो गया, एंड आप बिलीव नहीं करोगे शेखर जी, फ्यू कंट्रीज हैव टैक्सेशन मोर देन 40%. Really? हाँ, या which is you can say either you can say absurd or you can say it's you cannot compare with any other country, but opportunities इतना बड़ा रहता है client को. So recently we have taken one Bangalore based client to Nigeria, and the taxation is something beyond anyone can imagine in majority African What is countries. the taxation? Taxation Nigeria it's more than 35%, and would depend on other sectors also. तो उसमें होता क्या है कि क्लाइंट को लगता है कि सही में इतना टैक्सेशन है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बट वो अपॉर्चुनिटी इतना इमेंस रहता है कि बिकॉज इट्स अनटैप्ड मार्केट. तो यू विल ऑलवेज हैव एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट मूवर का एडवांटेज आपको रहेगा. दूसरा, इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मिल जाते हैं, या लेबर हो गया आपको, या बाकी आपका जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देना चाहती है, बिकॉज अफ्रीका इज ऑलवेज अनस्टेबल. सो मेजॉरिटी पीपल, बिग फर्म्स, बिफोर गोइंग देयर दे थिंक 10 times ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. होता है नहीं होता है दैट इज सेकेंडरी, बट जाने से पहले ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं. तो दे आर ऑलवेज ऑन द बैक सीट. बट फ्यू कंपनीज वेंचर आउट देयर एंड डू देयर phenomenally well despite paying 30% taxes, 35% taxes. If you see their balance sheet end of the 5 year down the line, 3 year down the line, it's rewarding. But as you know, it's always come with the risk. वाह. अच्छा, आपको बुक पढ़ने का शौक है सर? बिल्कुल. तो आपकी एक फेवरेट बुक कौन सी है? So पिछले 2 साल में 2 बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी. Even I try to gift few people. One is 0 to 1. Okay. And another one is Outliers. Very good. तो 0 to 1 मेरे को इसलिए अच्छी लगी कि डेफिनेटली आपने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा. तो 0 to 1 जो बुक है, so it's written by one of ex PayPal founder. Correct. तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी के 4 या 5 लोगों ने एग्जिट मारी है कंपनी से, एंड एग्जिट मारने के बाद दे बिकम 5 times मोर सक्सेसफुल. करेक्ट. जनरली होता है कि 2-3 लाइफ डजंट गिव 2-3 4 चांसेस टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, बट जो पेपाल के फाउंडर थे, एक तो पॉपुलर मैन एलन मस्क, जिन्होंने तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बट बाकी one is who founded LinkedIn, another one is who founded those 2 guys who founded YouTube, and another one is Peter Thiel, जिन्होंने 0 to 1 लिखा. That is one, and another one is Outliers. बहुत अच्छा. Outliers is very nice book. Malcolm Gladwell is the right one. उन्होंने बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी दिया है कि which period you want so you can be successful. I don't agree 100%, but there is some statistics behind that, you can at least correlate that one. So these 2 books I highly recommend to all the entrepreneurs. They must. One more thing, एक last message कोई आप जो audience को देना चाहेंगे international business set करने के लिए? Definitely. तो we always encourage client कि आप जाने से पहले 10 बार सोचिए जाना क्यों है, क्या एग्जैक्टली आपको वहाँ पे करना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वी ऑलवेज टेल क्लाइंट, ऐसा नहीं है कि आप दुबई जाइए क्योंकि दुबई में टैक्स बहुत कम है, या आप यूरोप जाइए वहाँ पे दीज आर द फैसिलिटीज. सो वी ऑलवेज टेल क्लाइंट आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपके एक्चुअल क्लाइंट्स हैं. तो उसका मेन रीजन ये है कि द वे द ग्लोब इज चेंजिंग. सो जनरली अथॉरिटीज दीज डेज आर लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर्स विद सेटअप विद सब्सटेंस इन द सेंस कि आपको वहाँ पे आपका इंटेंशन वहाँ जाके बिजनेस करना है, वहाँ की लोकल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना है, लोगों को हायर करना है, एंड बिजनेस को बड़ा करना है. ना कि आपको जस्ट कंपनी सेटअप करना है, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है, वो पैसा रिटर्न लाना है और वो कंपनी को वैसा ही छोड़ देना है. सो दोज डेज आर ओवर. Third, the most important part अभी become is confidentiality. So there is nothing called as a confidential these days.
everything becomes very transparent. And second, जो नए rules आ रहे हैं, something called as a CSR, it's common reporting standards. So all the data has been shared across the globe, knowingly, unknowingly. So whatever you do with genuine intentions, and whenever you set up the companies, set up with substance, where you can take the benefit of tax treaties, where you can get the tax residency certificate, and anyone can ask you any document middle of the night, and you can provide to them, and you can live fearlessly. थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो बताया, ऑडियंस को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट को हमारा करने का पर्पस ये था कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमसे वन ऑन वन मिलते हैं तो ये सब बातें पूछते हैं, और हमने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस पॉडकास्ट को करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर ये पॉडकास्ट आपको वर्थ इट लगता है, या आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके नॉन वन में कोई सोच रहा है आउट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करने का कोई भी बिजनेस आज या फ्यूचर में, तो ये उनके साथ शेयर करें। और दूसरी चीज़, भीष्मा एडवाइजरी की डिटेल्स मैंने कमेंट सेक्शन में डाली हुई हैं। इफ़ यू वांट समथिंग मोर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड कुछ भी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। तब तक के लिए जय हिंद।